वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी तो आपकी अच्छी चल ही रही होगी। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार आप सभी बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं चीजें समझ में आ रही हैं आपको। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, देखिए आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपकी पूरी जो यूपीएससी की तैयारी है वो फ्री में कराई जा रही है। पूरा जो सिलेबस है वो फ्री में पढ़ाया जा रहा है। हर सब्जेक्ट आपको फ्री में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आगे क्लासेस होती रहेंगी, ठीक है। और इसी सीरीज में आपको जो है फ्री में स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और फ्री में आपको बुक्स भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। जिन बच्चों को कल स्टडी मटेरियल परसों यहाँ पर दिया गया था टेलीग्राम चैनल पर, और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको बुक्स जो है वो मिली है ना। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं ये जो बुक्स है वो आपको मिल रही है टेलीग्राम पर। कल यहाँ पर बुक्स स्टडी मटेरियल परसों ही दे दिया गया था, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए यहाँ पर पहले से ही चीजें क्लियर है कि जो तैयारी है वो निःशुल्क आपकी कराई जा रही है, ठीक है। अब चलिए देखिए, कोई परेशानी किसी को हो, कोई क्वेरीज हो आपकी, तो आप हमें किस पर 9711141048 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कुल 7 क्लासेस हुई हैं इंडियन पॉलिटी की और आज आपकी 8वीं ये क्लास है, ठीक है। तो 8वीं जो क्लास है वो शुरू करते हैं। इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं की हैं, 7 क्लासेस नहीं की हैं, जो क्लासेस 7 हुई हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसकी जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाकर लिंक पर क्लिक करके सारी जो अभी 7 लेक्चर हैं एक साथ आपके सामने आ जाएंगे, वो आप उसे देख लें, वहां से कर लें। यह 8वां लेक्चर है आपका। और जो टॉपिक है वो हम देख रहे थे, लास्ट हमने छोड़ा था संवैधानिक उपचार पर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं उनको हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे। देखिए ये जो टॉपिक है मैं बार बार कह रहा हूं कि यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल दिल लगाकर पढ़ें। और मैं बार बार कहता हूं कि आप हमारा साथ देंगे तो आप ये समझिए कि आपको पूरा जो सिलेबस है जिस हिसाब से चल रहा है वो अंत तक हम आपके साथ रहेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप हमारे साथ हैं और तैयारी बिल्कुल यहां पर आप कर रहे हैं। नोट्स बनाते चले, सारी चीजें करते चले, ठीक है। तो अपन लोग क्या देख रहे थे भाई? मूल अधिकार देख रहे थे। क्या देख रहे थे? फंडामेंटल राइट देख रहे थे, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं भाई? फंडामेंटल राइट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, यानी मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो भी कह लें इसको, मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकार। अब हमने लास्ट क्लासेस में ये देखा था कि मूल अधिकार होता क्या है और ये मूल अधिकार जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो ये सारी चीजें हमने देखा था। और ये भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट, लास्ट मैंने छोड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे पावर्स हैं जिनके थ्रू वो क्या है, आपके जो मूल अधिकार आपको मिले हुए हैं, जिन आर्टिकल्स के तहत, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के तहत जो मूल अधिकार मिले हैं आपको, वो अगर उसका कोई वायलेशन करता है, आपका हनन करता है, तो आप किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कैसे आपकी सहायता करता है, कैसे आपकी हेल्प करता है, किन किन माध्यमों से आपकी हेल्प करता है, सहायता करता है, वो आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। इन्हें, जिन माध्यमों से सुप्रीम कोर्ट आपकी सहायता करता है वो उन्हें कहते हैं रिट। ये रिट क्या है? इन्हीं रिटों को हम देखने जा रहे हैं। 5 प्रकार के रिट होते हैं। ये सारे रिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम, ये स्टेट वगैरह छोड़ दीजिए, यूपीएससी का जो टॉपिक ये हम पढ़ रहे हैं रिट, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मैं पढ़ाता हूं उससे पहले इंडिकेट कर देता हूं कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जहां मैं कहता हूं कि भाई ये बहुत ज्यादा ठीक है, चीजें ओके ओके हैं, तो उन पर आप मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट और आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल एक बार बताएं किसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो? किसके तहत? एक बार आर्टिकल किसके तहत जा सकते हैं आप? 32 के तहत, ठीक है। ये कहां सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप? उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और कहां जा सकते हैं? और कहां जा सकते हैं भैया? आर्टिकल 226 के तहत। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आप कहां जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत अगर कहां जा सकते हैं आप? उच्च न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था। अब ये जो 32 के तहत, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के तहत जो पावर मिली है, जो संवैधानिक उपचार मिले हैं, जो किसके तहत?
आपका 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट आपके 32 के तहत जो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को मिली हैं आपके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, वो क्या क्या शक्तियां हैं वो अब हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, हमारा हेडिंग क्या होगा, संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचार। एक बार लाइक का बटन दबा दें और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें। ऑब्लिक रिट, इसी को रिट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिट, और क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये क्या है रिट। देखिए रिट क्या होता है अब हम ये जानते हैं। देखिए अच्छा, किसी को मालूम है क्या, एक बार पहले समझ से पहले मैं बताने से पहले, क्या पता आप लोग ने कहीं यहाँ पर पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो एक बार बताएं कि संवैधानिक उपचार क्या है, रिट क्या है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि रिट क्या है, संवैधानिक उपचार क्या है। रिट क्या है, संवैधानिक उपचार क्या है। देखिए एक बार कमेंट में बताएं। देखिए आप ये जो है रिट जो है, रिट क्या है, रिट सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट न्यायालय का लिखित क्या होता है, आदेश होता है, रिटन ऑर्डर होता है। ठीक है, किसका, ये जो रिट है वो रिट क्या है, क्या, तो ये रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिटन क्या होता है, ऑर्डर होता है, लिखित आदेश होता है। अभी बताता हूं क्या आदेश है ये। ठीक है, लिखित आदेश होता है जिसके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति के या नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो क्या होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, वो रिट जारी कर सकती है। क्या, रिट जारी कर सकती है। क्या, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही वो का लिखित आदेश जिसके द्वारा यदि नागरिकों के या व्यक्ति के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो क्या होता है, तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय रिट जारी कर सकता है। इसी को कहते हैं रिट जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। क्लियर आपको भाई, रिट क्या है, रिट इतना समझिए ये लिखित आदेश है, किसका, या तो उच्चतम न्यायालय जो जारी कर रहा होगा या उच्च न्यायालय, जो दोनों में से कोई, 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और 226 के तहत आपका उच्च न्यायालय। तो ये रिट क्या है, ये है इस प्रकार से। अब ये जो रिट जारी करता है उच्चतम न्यायालय, जो संवैधानिक उपचार है, रिट है, वो 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। तो वो कौन कौन से 5 प्रकार हैं वो अब हम देखते हैं। एक बार इसको क्या करें, नोट डाउन कर लें प्लीज, मैं ऐसे इरेज कर रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज, क्लासेस समझ में आती हैं, नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग लाइव टेलीग्राम का सेशन रोज रात में किया जाता है, वहां जुड़े, जो क्लास में डाउट है वो वहां पूछ सकते हैं आप। और रोज क्लास सुबह 11 बजे होती है। बहुत से बच्चे आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्लासेस कब होती हैं, तो रोज सुबह 11 बजे होती हैं क्लासेस। ठीक है, रोज मंडे टू सैटरडे होती हैं। ठीक है, रोज सुबह 11 बजे। और अगर किसी बच्चे का कमेंट आप लोग देख रहे हो, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास करते हैं, अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं जो कमेंट में है और हमारे इनसे अगर रिप्लाई, वैसे तो सभी को दिया जाता है, किसी को ना दिया गया हो तो आप लोग क्या करें, आप लोग सबसे पहले उस बच्चे को वहां पर कमेंट में दे दे अगर उसका आंसर आप कर पा रहे हैं। बेसिक क्वेरीज होती हैं, जैसे क्लास कब होगी, कब हो रही है, बुक कहाँ मिलेगा, ये सारी आपको तो पता ही है कहाँ कहाँ में होता है। तो नए बच्चों को कमेंट में बता दिया करें। ठीक है, चलिए अब ये जो संवैधानिक उपचार है, जो रिट है, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। क्या है भैया, 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट क्या है, कि रिट जारी की जा सकती है, की जा सकती है। अब बताएं ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है, किसी को मालूम है
किसी को मालूम है, किसी को मालूम है कि 5 प्रकार की रिट में पहला प्रकार क्या है? किसी को मालूम है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं किसी को मालूम है कि नहीं। देखिए पहला जो रिट है वो उसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। इंग्लिश बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस, ठीक है। अब एक बात बताएं कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? किसी को मालूम है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? मालूम है क्या किसी को? चलिए अभी हम देखेंगे कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। चलिए दूसरा क्या बोलते हैं? दूसरा बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं? परमादेश, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। क्या बोलते हैं? मैंडमस, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा किसी को मालूम है? अच्छा ये क्या है? ये 5 प्रकार की रिट हैं। एक दोनों क्या है? ये सब सारे क्या हैं? ये सब मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो शक्तियां मिली हैं वो यही हैं सारी, ठीक है। तो तीसरा क्या है? तीसरा आपका प्रतिषेध है। क्या है भैया? प्रतिषेध है, प्रतिषेध है। क्या बोलते हैं? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ठीक है। और चौथा क्या है आपका? चौथा क्या है? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, जिसको क्या बोलते हैं? को वारंटो, ठीक है। और पांचवा क्या है? तो ये सब क्या है? ये सब क्या है भैया? ये सब रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो पांचवा क्या है? पांचवा किसी को मालूम है? उत्प्रेषण। क्या है भैया? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सर्टियोरिटी। क्या है? सर्टियोरिटी, ठीक है। तो ये क्या है? ये 5 प्रकार के रिट हैं। यही पांचों प्रकार के रिट से जो आपका उच्चतम न्यायालय है वो आपके मौलिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे कि ये हैं क्या, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? परमादेश क्या है? प्रतिषेध क्या है आपका? मतलब हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन जो है आपका वो क्या है? ये सारी चीजें, वारंट वगैरह सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब इसे नोट डाउन कर लें। अब शुरुआत करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण से। क्या है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। चलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण से शुरू करते हैं। सब इरेज कर दे रहा हूं मैं, सारा कुछ इरेज कर दे रहा हूं एकदम। देखिए अब है क्या ये बंदी प्रत्यक्षीकरण? क्या है ये पहली रिट? क्या है ये पहली जो हेबियस कॉर्पस है बंदी प्रत्यक्षीकरण? वो होता क्या है? पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, ठीक है। ये होता क्या है हेबियस कॉर्पस? देखिए हेबियस कॉर्पस की जो हिंदी मीनिंग निकलती है वो ये है कि अपने शरीर को वापस पाना। क्या है इसकी हिंदी मीनिंग? अपने शरीर को वापस पाना। अभी मैं बताता हूं इसकी। अपने शरीर को वापस पाना, ठीक है। या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं शो मी द बॉडी। अभी मैं बताता हूं इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। देखिए इसका जो ये रिट होता है, इसका अगर ये मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से, अवैधानिक तरीके से, मतलब अनलॉफुल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कोई पुलिस हिरासत में ले लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, या फिर जो आपका राज्य है वो गिरफ्तार कर लेता है, जो सरकार है वो गिरफ्तार कर लेती है, तो ऐसे में ये जो व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी हो रही है अनलॉफुल तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से जिसकी गिरफ्तारी हो रही है, वो सीधा कहां जा सकता है? वो सीधा सीधा आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। तो क्या है भैया?
ये सीधा क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और यहां पर क्या कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो इसकी याचिका वो ले सकता है। या समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि जो अगर आप हैं, आपको गैर कानूनी तरीके से, अवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर गिरफ्तार किया जाता है, सरकार गिरफ्तार करवाती है या आपको कहीं गिरफ्तारी आपकी की जा रही है, तो डिटेन किया जा रहा है, तो क्या है, आप सीधा सीधा कहां जा सकते हैं, सीधा सीधा यहां सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये वाली रिट जो है ये याचिका ले सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम की। ठीक है, अब इस बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या करेगा न्यायालय, क्या करेगा न्यायालय, जांच करेगा और जांच में यदि पाएगा कि आपको अनलॉफुल तरीके से यानी कि असंवैधानिक तरीके से यदि आपकी गिरफ्तारी की गई है तो वो गिरफ्तारी अवैध कर देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। कौन? कोर्ट क्या करेगा, आपको वहां रिहाई आपको दिला देगा। तो ये जांच करके कोर्ट इसकी आपकी क्या करता है, रिहाई करा देता है। तो क्या है भैया, यदि किसी व्यक्ति या नागरिक को, व्यक्ति को अवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है अनलॉफुल तरीके से, तो क्या होगा भैया, तो यहां पर यह व्यक्ति कहां जा सकता है, यह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और क्या सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या कर सकता है, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका ले सकता है। क्या ले सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की क्या ले सकता है, कि याचिका ले सकता है, याचिका ले सकता है, लिख लें स्पेसिंग है। उसके बाद क्या होगा, जब वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लेगा तो क्या करेगा कोर्ट फिर जांच करेगा, जो मामला है कोर्ट उसमें जांच करेगा कि ये जो गिरफ्तारी की गई है क्या वाकई में अवैधानिक है, अनलॉफुल तरीके से आपको क्या किया गया है, आपको अरेस्ट किया गया है। तो अगर ऐसा होगा तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, आपको रिलीज करा देगा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। ठीक है, तो अब ये तो आपका ओवरऑल क्या है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, अपने शरीर को वापस पाना, शो मी द बॉडी। कहता है कोर्ट जो आपका जब आप पहुंचेंगे तो कोर्ट कहेगा कि भैया उसको प्रस्तुत करो जिसको आपने गिरफ्तार किया है। कैसे आपने गिरफ्तार कर लिया, अगर इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से आपने अगर किसी को अरेस्ट किया तो आपने कैसे किया ये बताना होगा। ठीक है, अगर अवैधानिक पाया जाएगा तो वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, जो जिसके तहत आपने इसको गिरफ्तार किया होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अब ये क्या है, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है, रक्षक होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या होता है, रक्षक होता है। क्या होता है भैया, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक क्या है, गार्जियन होता है। किसका, गार्जियन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। क्या है भैया, क्या होता है, गार्जियन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी कहीं भंग हो रही है, उसकी रक्षा कौन करेगा, उसकी जो आपकी लिबर्टी है उसका गार्जियन कौन होगा, यही बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको मतलब इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक। ठीक है, तो ये प्लीज नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब देखिए ये जो रिट है वो किसके लिए नहीं जारी की जा सकती, बात को समझिएगा। ये रिट तब जारी नहीं की जा सकती है, ये किन किन लोगों के लिए जारी नहीं की जा सकती, मैं अब आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, मैं इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज नहीं करना था, कोई नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं आपको चीजें समझ में आ रही हैं, डाइजेस्ट हो रही है या कहीं कोई दिक्कत है।
तो बंदी प्रतीक्षित हेबियस कॉर्पस। अब ये किन किन दशाओं में ये जो रिट है वो जारी नहीं की जा सकती, क्या है, किन किन दशाओं में ये रिट जारी नहीं की जा सकती। प्रश्न ये उठता है, क्या है, किन स्थितियों में ये रिट जारी नहीं की जा सकती। वो क्या कंडीशंस है जब ये रिट का प्रयोग नहीं हो सकता, कोर्ट नहीं जारी कर सकती बंदी प्रतीक्षीकरण वाली रिट। तो देखिए भैया, ये जो रिट है, ये अगर कोई व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, बात को समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति हिरासत में लिया गया है कानूनी तरीके से, किस तरीके से, कानूनी तरीके से, यदि कोई व्यक्ति हिरासत में लिया है तो क्या है भैया, कानूनी तरीके से यदि कोई व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, इसका क्या मतलब है, लिया गया है, बात को समझिएगा। अगर लीगल तरीके से पुलिस आपको क्या करती है, गिरफ्तार करती है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, और तो ये क्या है, ये लीगल तरीका अपनाया गया है ना। आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको पकड़ के रख लिया गया है और कहीं पेश भी नहीं किया जा रहा है, प्रस्तुत भी नहीं किया जा रहा है, तो उस मामले में आप बंदी प्रतीक्षीकरण का ले पाएंगे। लेकिन अगर कानूनी तरीके से मामला चल रहा है और आप गए, कोर्ट गए, और कोर्ट में पुलिस ने प्रस्तुत किया आपको, और कोर्ट ने आपको जुडिशियल में भेज दिया, या फिर मतलब न्यायिक हिरासत में भेज दिया, या फिर पुलिस को दे दिया रिमांड पे, तो कहने का मतलब ये न्यायिक प्रोसेस, ये कानूनी तरीके से ये मामला है। अगर तब चाहेंगे कि आप चलते हैं भैया, कोर्ट चलते हैं और बंदी प्रतीक्षीकरण की जो है याचिका वो दायर करते हैं, तो भैया वो सुनवाई नहीं करेगा, वो कहेगा भैया ये कानून की तरह, कानून के तहत आपको क्या हो रहा है, ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो क्या है भैया, ये क्या है, कस्टडी अगर लॉफुल होगी, क्या है, कस्टडी अगर लॉफुल होगी, कस्टडी क्या होगी, लॉफुल होगी, तो क्या होगा, ये कस्टडी अगर लॉफुल होगी आपकी, तो ये जो बंदी प्रतीक्षीकरण है ये कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने क्या किया है, आपने न्यायालय की अवमानना की है, न्यायालय की अवमानना की है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पर लगा है, क्या लगा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है, न्यायालय की अवमानना का क्या मतलब, न्यायालय ने कुछ बोला, कुछ फैसले सुनाए, या फिर न्यायालय के जो फैसले हैं, या न्यायालय के अंदर आपने कुछ न्यायालय के खिलाफ अगर किया है, ठीक है, तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की किस में आता है, श्रेणी में आएगा। और ऐसी स्थिति में यदि आपको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो आप यहां नहीं जा सकते, इस याचिका नहीं मांग सकते। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पूछ सकता है, इसमें आपका एमसीक्यू में स्टेटमेंट के थ्रू ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। यही छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं एक एक स्टेटमेंट में, बहुत बड़ी चीजें नहीं, बड़ी चीजें तो सभी को पता होती हैं, छोटी छोटी चीजें रिट की आपको आपके सामने एक स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन इस पर थोड़ा ना डिपेंड करेगा, पूरा क्वेश्चन एक स्टेटमेंट आपको बस दे देगा, फिर अगला स्टेटमेंट किसी और टॉपिक पे होगा। तो कहने का मतलब यह है भैया कि न्यायालय की अवमानना की हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा हो, तो क्या होगा, तो ये मामला आप नहीं, इसकी जो बंदी प्रतीक्षीकरण है उसका आप फायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। और अगर न्यायालय ने आपको कस्टडी में भेजा हो, यानी कि न्यायालय ने आपको हिरासत में भेजा हो, तो आप फिर भी इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मतलब आप समझिएगा, न्यायालय ने हिरासत में आपको भेजा हो, या किसी व्यक्ति को हिरासत में भेजा हो, ठीक है, तो क्या है भैया, ये क्या है, ये कस्टडी कैसी दी हो आपको, कोर्ट कस्टडी हो, कोर्ट कस्टडी हो, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये बंदी प्रतीक्षीकरण का प्रयोग नहीं हो। तो कुल मिला के ये जो चीजें लागू की गई हैं, जैसे कोर्ट कस्टडी हो गई,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, या कस्टडी आपका लॉफुल है या नहीं, अगर लॉफुल है तो भी आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें क्यों यहां पर करी गई हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए हैं, क्योंकि अगर मुद्दा कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट के तहत लीगल तरीके से ये अगर चीजें हो रही हैं तो क्या होगा, तो ये आप नहीं यूज कर पाएंगे। और ये किस चीज के लिए है, ये किस चीज के लिए, असंवैधानिक है ना, यानी मूल अधिकार का हनन होगा तभी तो भैया आपकी सुनवाई करेगा। अगर मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, इनके क्या है, इनके संज्ञान में सारी बातें हैं कि आपको लीगल तरीके से उठाया है, या आपको क्या, आपको इस तरह आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, मतलब कहने का मतलब है लीगल मामला अगर होगा तो ये सारी चीजें लागू नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरह से यह है। अब इसी में एक पॉइंट और आपको इंपॉर्टेंट ये है कि भैया ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो व्यक्ति के खिलाफ तो जारी भी किया जा सकता है, मतलब हेबियस कॉर्पस जो है वो कोर्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी कर सकती है और सरकार के खिलाफ भी जारी कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार बच जाएगी इससे, नहीं, सरकार के खिलाफ भी क्या है, ये जारी किया जा सकता है, कोर्ट इस पर संज्ञान ले लेगा। ठीक है, तो भैया यहां पर क्या है, सर आप नोट डाउन कर लें, इसे सरकार के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है हेबियस कॉर्पस की रेट जो है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ इस तरह से बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस का मामला है, ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो प्लीज नोट डाउन कर लें, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण को आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब हम ये देखते हैं कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उससे संबंधित पास्ट में क्या क्या घटनाएं घटी अभी तक। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण घटना आपसे यहां पे साझा करता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है समझना। ठीक है, आप सभी जानते हैं हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई 1975 में, हमारे देश में क्या था, आपातकाल जो है वो लगाया गया। इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी उस वक्त। और आपको क्या मालूम है कि आपातकाल क्यों लगाया गया था, किसी को मालूम है इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए जो आपका 12 जून का वो दिन था, 12 जून 1975 का दिन था, इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव में गलत तौर तरीके अपनाने का दोषी पाकर यहां पर उनको क्या किया था, इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, यानी 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी। ठीक है, ये तो चीजें घट गई। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने देश में क्या लगा दिया, आपातकाल लगाया। अब आपातकाल देश में लगाया किसके तहत, आर्टिकल 352(2) के तहत शक्तियां मिलती हैं। क्या मिलती है, आपातकाल लगाने की। ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी ये सिर्फ एक बैकग्राउंड समझिएगा, मामला आया है तो मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, तो किसके तहत भैया, आर्टिकल 352(2) के तहत, 352(2) के तहत, अनुच्छेद 352(2) के तहत क्या है, शक्तियां प्राप्त होती हैं किसको, कि भैया ये बोलते हैं राष्ट्रपति को, बोलेंगे कि इसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति आपातकाल देश में लगा देता है। अब उसके लिए कंडीशन भी है कि आंतरिक मामला सही ना चल रहा हो, देश का शांति व्यवस्था सही से चल ना रही हो, डिफरेंट वो मामले हैं। वो जब हम आपातकाल को पढ़ेंगे, इमरजेंसी को कैसे लगती है, क्या आर्टिकल से प्रावधान क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना ही अभी समझिए इस मैटर को जानने के लिए कि आपातकाल जो है वो इस आर्टिकल के तहत क्या है, आपका 25 जून 1975 को ये लगा दिया गया। ठीक है, 12 जून को यहां पर अयोग्य घोषित किया इंदिरा गांधी को, किसने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और यहां पर 25 जून को इस आर्टिकल के तहत क्या किया गया, यहां पर देश में इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया गया। ठीक है, लेकिन आपातकाल लगाने के बाद सरकार फिर एक अनुच्छेद का प्रयोग करती है, फिर एक अनुच्छेद का प्रयोग करती है। कौन सा अनुच्छेद प्रयोग करती है, सरकार यूज करती है अनुच्छेद आर्टिकल 359(1). इस आर्टिकल का प्रयोग सरकार क्या है, करती है। अब इस आर्टिकल का प्रयोग करके सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि भैया अब से हम क्या कर रहे हैं, आपका जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जैसे आपका अनुच्छेद, जैसे आर्टिकल आपका 14 हो गया,
ठीक है, और अनुच्छेद आपका क्या हो गया, आपका 22 हो गया, और आपका अनुच्छेद क्या हो गया, अनुच्छेद 21 हो गया। ये सारे आर्टिकल्स, ये सारे क्या है, आपके मूल अधिकार, उनको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उनको क्या कर दिया, उनको अपने कैप्चर में ले लिया। मतलब कहा कि अब इन पर भी हम क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। अनुच्छेद 22 क्या है, अनुच्छेद 22 आपका निवारक नजरबंदी से निवारण के लिए है। अभी बताऊंगा यह है क्या, निवारण के लिए है, ठीक है। तो भैया ये क्या है, उन्होंने कहा कि अब अनुच्छेद 21 क्या है, मालूम है ना, जीवन जीने का अधिकार। तो उन्होंने कहा कि अब क्या है, इमरजेंसी के टाइम उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल के तहत हम आपको 14-22 निवारक नजरबंदी का मतलब क्या, वही क्या कि अगर आपको कोई इलीगल तरीके से गिरफ्तार करता है, 22 क्या है, 22 आपका मौलिक अधिकार है ना, मूल अधिकार का हनन होगा ना। निवारक नजरबंदी, आपको डिटेन कोई कर ले रहा है, नजरबंद कोई कर दे रहा है आपको, आप यहां पर बैठे हुए हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप यहां से अब बाहर नहीं निकलोगे, यहीं रहोगे, चारों तरफ से पुलिस घेरी हुई है, आपके घर में ही आपको नजरबंद कर देना, या फिर कहां ले जाना, आपको जेल भेज देना, ये सब क्या है, ये नजरबंद कर, निवारक नजरबंद। तो इसके लिए ये कानून है, निवारक है, मतलब क्या है, इसका ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए क्या है, इसके लिए निवारण किया जाता है, किसमें, आर्टिकल 22 में, ठीक है। तो क्या कहा कि ये जो अनुच्छेद है सारे हमने क्या कर दिए हैं, अब सस्पेंड कर दिए हैं। सस्पेंड का मतलब क्या है, वो अब आपके पास नहीं रहे, ठीक है। अब हम इनके तहत मतलब 21 भी जीवन जीने की स्वतंत्रता भी उन्होंने छीन ली, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो आपके अपोजिशन के लीडर थे उस टाइम, अपोजिशन मतलब जो विपक्ष के बड़े बड़े लीडर थे, उनकी क्या हो गई, गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई, उनको गिरफ्तार करना, उनको निवारक नजरबंद करना शुरू कर दिया गया। राजनीतिक द्वेष के चक्कर में, जो भी था उस चक्कर में ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई। अब बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। अब जब लोग क्या करने लगे, सरकार ये सारी चीजें एक्टिविटी करने लगी, तो लोग कहां पहुंचे, लोग पहुंचे कोर्ट, और उन्होंने कहा कि सर हमारे क्या है, इस अनुच्छेद का तो हनन हो रहा है, इस अनुच्छेद को सस्पेंड कर दिया गया है। तो भैया उस टाइम जो आपका सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने कहा, उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, क्या कहा कि जो सरकार ने ये किया है वो बिल्कुल सही है। क्या कहा, सरकार ने कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने ये जो किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। और क्या 4-1 से जो बेंच थी उस टाइम सुप्रीम कोर्ट की, जो 5 जजों की बेंच थी, ठीक है, 5 जजों की बेंच ने क्या किया, 4-1 से फैसला सुनाया। क्या सुनाया, 4-1 से, 4 का मतलब 4 लोग सहमत थे कि सरकार ने, 4 जज सहमत थे कि सरकार ने ये सही किया, 1 जज असहमत था। जब सहमति ज्यादा की हो तो फैसला क्या है, इनके पक्ष में ही आना है। जो मतलब नंबर अगर ज्यादा होता है जजेस के, तो क्या है, उन्होंने कहा कि सरकार ने बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम बड़ी आलोचना हुई, किसकी, कोर्ट की भी, उन जजेस की भी आलोचना हुई, ठीक है। तो ये क्या उस टाइम ये दौर था। और उस टाइम क्या हुआ, फिर ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, यही तो है ना, गलत तरीके से आपको डिटेन कर रहा है, कोर्ट जा सकते हो आप। तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या किया उन्होंने, सरकार ने ये छीन लिया, ठीक है, ये छीन लिया, और कोर्ट ने भी क्या कहा कि भैया सही किया है सरकार ने छीन कर, उस टाइम ये कहा गया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन बाद में क्या हुआ भैया, ये मामला कोर्ट में जब हुआ, ये सारी चीजें हो गई, ये सारा जजमेंट आ गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सारा कब हो रहा था, ये सारा 1975 का मामला है ना, इमरजेंसी का मामला, ठीक है। 25 जून को क्या हुआ था, इमरजेंसी लगाई गई। उसके बाद क्या हुआ भैया, आगे चलकर 1978 में, ये 1978 में क्या हुआ, जब 44वां संविधान संशोधन क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू हुआ। तो उसमें कहा गया कि भैया ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है और ये आपका आर्टिकल 21 है, उसको बात कान खोलकर सुनिएगा, उसको
आपका इमरजेंसी यानी आपातकाल में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो 21 है और बंदित प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस भी कब जारी रहेगा, उसका सस्पेंशन सरकार नहीं कर सकती है। तो कब 1978 में क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन, कब 1978 44वें संविधान संशोधन में ये बातें कही गई। क्या 44वें संविधान संशोधन में ये बातें कही गई। और ये अब से क्या है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये कहा गया कि ये क्या है, ये अभिन्न अंग है। क्या है, मौलिक कर्तव्य का अभिन्न अंग। भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो ऑप्शन है वो खुला रहेगा, इमरजेंसी के टाइम पे भी, आपातकाल के टाइम पर भी। उस समय जो फैसला कोर्ट ने सुनाया था कि भैया 4(1) से कि ऐसा है सरकार का साथ दिया था, वो फैसला क्या है, वो सारा कुछ तो अभी के लिए यही है कि भैया ये इमरजेंसी के टाइम पर भी अभी लागू रहता है, ये सरकार इसका हनन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इसलिए सुना है क्योंकि इसको सस्पेंड कर दिया गया था, ये भी विकल्प हटा दिए गए थे उस टाइम इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने ये पहले प्रकार की रिट को नोट कर लिया होगा, सारी चीजें कर ली होंगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की रिट की ओर कि क्या है जो ये दूसरे प्रकार की रिट परमादेश, वो कैसे कैसे काम करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी जान रहे हैं यहाँ पर पूरी जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि आप प्लीज लाइक का बटन दबाया करें। और ये बार बार आपसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि आप ये बताया करें कि क्लास आपको समझ में आ रही है, तरीका सही है, टीचिंग मेथड सही है, या फिर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, कुछ कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज बताएं। ठीक है, अब जो दूसरे प्रकार की रिट है वो मैं बताता हूं। इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक इकोनॉमी की जो हमारी क्लास है, 19 क्लास इकोनॉमी की हुई है, 19 क्लास इकोनॉमी की हुई है, उन्होंने नहीं किया है, वो आप जाकर 19 क्लासेस कर सकते हैं। ये 20वीं क्लास आपको शुरू होने वाली है आपकी, और ये जल्दी शुरू होगी। 19 क्लास की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, यहां पर जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, ये सारी जो क्लासेस है 19 वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप हमारे दूसरे चैनल ओनली यूपीएससी के ही दूसरे चैनल को क्या कर सकते हैं, यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको मेंटरशिप से रिलेटेड जो आप ये कह सकते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर को लेकर की डाउट है, क्या कैसे पढ़े न्यूज़पेपर, नोट्स आप कैसे बनाएं, और मैगजीन कैसे खत्म करें, और यूपीएससी की तैयारी के लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़ें, किताबों को कैसे पढ़ना है, ये भी छोटी छोटी जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है वो लाइव आपको इस चैनल पर, शुभम मिश्रा वाले चैनल पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको मिलती रहती हैं। 2 वीडियो अपलोड की गई है, उससे भी जाकर देखें। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इस चैनल की आपको दी गई है, आप जाकर सब्सक्राइब कर लें ओनली यूपीएससी का दूसरा चैनल शुभम मिश्रा वाले चैनल को, और वहां पर भी चीजें अपडेट आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब चलिए आपका दूसरे प्रकार की जो रिट है परमादेश मैंडमस, वो क्या है देखते हैं। परमादेश मैंडमस, अच्छा किसी को मालूम है क्या परमादेश क्या होता है? परमादेश का मतलब किसी को मालूम है, इसका अर्थ क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका जो आप ये क्या एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो ये है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश, परम आदेश आप निकालें, सबसे उच्च आदेश, परम आदेश, हम आदेश देते हैं। बी कमांड, क्या मीनिंग इसकी होती है? इसकी मीनिंग अभी मैं बताता हूं, ये पूरा क्या है। हम आदेश देते हैं, बी कमांड इंग्लिश में इसको। ठीक है, अब यह बी कमांड क्या है? ठीक है, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक प्रकार का नियंत्रण है। ये क्या है? एक प्रकार का कंट्रोल है। किस पर? जो आपके सरकारी पद पर बैठे हुए जो लोग हैं उन पर न्यायालय का, कोर्ट का एक प्रकार से कंट्रोल है, नियंत्रण है। बात को समझिएगा, ताकि वो जो काम कर रहे हैं वो क्या है, आप लॉफुल तरीके से करें और कहीं कोई दिक्कत
आप वो कर रहे हैं, कहीं कोई करप्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो जो एक्शन उन्होंने लिया वो क्यों किया, क्यों लिया, और किसी काम को वो जो कर रहे हैं वो नकार क्यों रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं किसी काम को करने से मना तो वो नकार कैसे रहे उस काम को, ये सारी चीजें यहाँ पर आदेश देता है जो आपका कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो न्यायालय है वो क्या करता है, सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को सरकारी पद आप कह सकते हैं, ऑफिशियल जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, पद पर बैठे लोगों को क्या देता है, आदेश देता है कि क्या, कि भैया कि ये जो उन्होंने कार्य किया है या फिर जो कार्य नकारा है वो क्यों किया है, क्यों नकारा है, वो पूछा जाता है। क्या, कार्यों के बारे में पूछा जाता है, कार्यों को पूछा जाता है, ठीक है, बात को समझिएगा। अब देखिए ये लोग हो कौन सकते हैं जो सरकारी पद पर, जैसे आपकी पुलिस वाले जो हैं वो भी ये सार्वजनिक पद में कौन कौन से आते हैं, महापौर हो गए आपके, मतलब सरकारी पद पे जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग क्या हैं, ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और सरकार आपकी जो न्यायालय है ये परमादेश, ये दूसरे जो रिट है उसके थ्रू, मैंडमस के थ्रू ये पूछ सकती है कि न्यायालय सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को क्या करता है, ये बैठे अधिकारियों को क्या करता है, पूछ सकता है। ये मैंडमस क्या करता है, जारी करता है ताकि उनसे पूछ सके कि उन्होंने जो कार्य किया है या ना किया है उसके बारे में पूछा जा सके। ठीक है, तो क्या है भैया, कार्यों को पूछा जाता है। ठीक है, अब ये तो आपको क्लियर हो गया ना सारी चीजें, और ये जो सरकारी पद पर भी आपको क्लियर हो गया कहीं दिक्कत हो, सार्वजनिक पद मतलब क्या है, तो ये दिक्कत ना रहे किसी को। ठीक है, अब ये किन किन लोगों को ये आदेश नहीं दे सकती कोर्ट, किन किन लोगों को ये आदेश नहीं दे सकती कोर्ट, मतलब जैसे ये मैंने बताया ना कि जैसे पुलिस वाले हो गए आपके, बहुत सारे आपके जो इलेक्ट होकर आते हैं लोग, मतलब चुनाव के बाद, ठीक है, इलेक्ट होकर आते हैं लोग, तो इलेक्शन के थ्रू जो लोग आते हैं उन सबको क्या कर सकते, बर्मादेश कर सकती है। लेकिन अब ये किन किन लोगों को आदेश, ये वाला आदेश नहीं दे सकती कोर्ट, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लें। आपको पता है, किसी को पता है ये सब क्या है, ये सब इसमें क्या है, पारदर्शिता आती है। क्या, कि भैया जो काम है सारे सही से सिस्टम है या नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप पाएंगे जब आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे होंगे, संविधान को पढ़ रहे होंगे, सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, तो आप पाएंगे कि कोई भी क्या है, कोई भी इधर उधर नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सब जब एक दूसरे से जुड़े होंगे तभी अच्छी सरकार भी चलेगी अच्छे से, और पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा तंत्र है वो भी क्या है, चल पाता है। तो भैया मैंने क्या कहा, किन लोगों को ये आदेश जारी नहीं कर सकती, कौन, ये आपकी कोर्ट। तो क्या है प्रश्न, ये क्या है प्रश्न, ये है कि किन लोगों को ये आदेश जारी नहीं हो सकते, आदेश जारी नहीं हो सकते। तो भैया कौन कौन से लोग हो सकते हैं, सबसे पहला मैंने क्या बताया, इसमें किनको जारी किया जाता है, जो आपके सरकारी पद पर होते हैं, सार्वजनिक पद पर होते हैं। तो यहां पर किन लोगों को नहीं जारी कर सकता कोर्ट, जो निजी पद पर होते हैं। बात को समझिएगा, जो प्राइवेट में होते हैं, प्राइवेट आप कह सकते हैं कंपनीज वगैरह में, तो ये क्या है, निजी पद पर, आपका क्या है, ये निजी पद पर, निजी पद पर बैठे लोगों को नहीं जारी कर सकती। और किन किन लोगों को आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और किन किन लोगों को नहीं जारी कर सकता कोर्ट, ये एक मुख्य बिंदु, किन किन लोगों को, देखिए ऐसे जो विभाग हैं, ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं जो गैर संवैधानिक हैं। क्या, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, अब यहां पर संवैधानिक हैं, उनको भी ये क्या है, कोर्ट इनको जारी नहीं कर सकती, उनसे ये नहीं पूछ सकती, उनके कार्यों को, उनकी जवाबदेहिता नहीं तय होगी इसके तहत। ठीक है,
अब मतलब क्या है, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हो। अब देखिए यहां पर आ गया ये टर्म, मैं बार बार कहता था जब मैं पढ़ाऊंगा चीजों को शुरुआत में, ये गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आपको पढ़ाया था ना, आपको पढ़ाया था। तो क्या है, कौन कौन से ऐसे पद है, कौन कौन से विभाग हैं जो गैर क्या है, आपके गैर संवैधानिक विभाग हैं, कौन कौन से, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका मैंने क्या बताया था, मैंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में आपको बताया था जो संविधान में नहीं रहे होंगे, बताइए। तो भैया आपका क्या है, आपकी योजना आयोग है ना, आपकी नीति आयोग है, ये भी बताया था ना। तो ये सब क्या है, ये सब गैर संवैधानिक है ना। और इसी के साथ साथ क्या है, आपकी सीबीआई हो गई, ये सब क्या है, सीबीआई हो गई, सीबीआई का भी ये सब क्या है, सीबीआई को भी यहाँ गृह मंत्रालय ने बनाया था। सीबीआई को किसने बनाया था, आपके गृह मंत्रालय ने बनाया था। सरकार के ही एक मंत्रालय का क्या है ये क्या है, ये संस्था है, ठीक है। तो ये विभाग है। तो ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हो, यानी संविधान में जिसका जिक्र नहीं है, जिन संविधान का, उनको भी क्या है, सरकार ये आदेश नहीं दे सकती। तो सीबीआई क्या है, सीबीआई भी गृह मंत्रालय द्वारा क्या है, बनाई गई 1963 में। कब ये गृह मंत्रालय ने इसका 1963 में इसका क्या किया, निर्माण किया था सीबीआई का, ठीक है। तो ये क्या है, ये विभाग ऐसे हैं जिनको परमादेश जारी जो कोर्ट है वो नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये एक महत्वपूर्ण लाइन जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो दिमाग में बैठना चाहिए, जो मैंडमस के बारे में है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण आपके माइंड में होने चाहिए, याद रहने चाहिए। याद ये है कि भैया ये जो परमादेश है वो आपके जो राज्यपाल हो गए और आपके कौन है, और राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, और आपके जो अन्य राज्यों के राज्यपाल हो गए, उनको भी ये परमादेश कोर्ट नहीं जारी कर सकती। क्या है भैया, क्या है, जो राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी क्या है, को भी ये जारी नहीं कर सकती, कोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो भैया ये क्या है, इसका जिक्र जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं जारी कर सकती, इसका जिक्र सीधा सीधा हमारे संविधान में किया गया है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 361 में इसका जिक्र है, ठीक है। तो भैया क्या है, आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361 के तहत क्या है, अनुच्छेद 361 में इसका जिक्र क्या है, किया गया है। आर्टिकल 361 में साफ कहा गया है कि उनके किसी भी कार्य, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कार्य करेंगे, उनके किसी भी कार्य को क्या है, कानूनी तौर पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 361 में साफ कहा गया है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आदेश, परमादेश जो है सुप्रीम कोर्ट वो ये जारी नहीं कर सकता, राष्ट्रपति और राज्यपाल को पूछ नहीं सकता उनसे उनके कार्यों के बारे में, ठीक है। तो लेकिन और क्या है, किनको पूछ सकता है, जो सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी हैं, इनको क्या है, पूछ सकता है। तो इन लोगों को नहीं पूछ सकता, ठीक है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो गैर संवैधानिक संस्था है, अब क्या है, यूपीएससी ने मान लेते हैं किसी ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो गैर संवैधानिक हैं, ठीक है। उनमें से किसी एक का नाम, दो का नाम रख दिया आपके सामने, उसमें बोल दिया कि क्या भाई ये परमादेश उनसे ये जो रिट है वो काम करती है उन पर, तो भैया आपको पता होगा तो आप कर पाओगे, नहीं पता होगा तो आप नहीं। तो मैंने इसलिए गैर संवैधानिक, ये जो कीवर्ड्स हैं शुरुआत की क्लासेस में मैंने बोला था, अगर आप सही से इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे तो आने वाली क्लासेस में ये शब्द बार बार घूम फिर कर आएंगे, और आप अगर समझे होगे तो चीजें इजीली आपको डाइजेस्ट हो पाएंगी, इजीली आप रिकॉल कर पाओगे, ठीक है, समझ पाओगे। तो ये क्या है, ये कुछ परमादेश है, इस तरह से काम करता है। ये दूसरे प्रकार की रिट हो गई, ठीक है। अब तीसरे प्रकार की रिट और चौथे प्रकार की और पांचवें प्रकार की जो रिट है, पांचों और जो तीन बची हुई हैं, उनको हम अगली क्लासेस में देखेंगे। अभी इन दोनों रिटों को एकदम दिमाग में बैठा लें, एकदम दिमाग में बैठा लें। और जो एनसीईआरटी की आपको बुक्स प्रोवाइड की गई हैं आपको हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, वो कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो आपको हमारे दूसरे चैनल शुभम मिश्रा वाले चैनल पर आपको क्या है, देखने को मिलेंगे। इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है, देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी उसका क्या करें, आप जो बुक है वो पढ़ना क्या है, जारी ना कर दे, शुरुआत ना कर दे उसको पढ़ने की। तो क्या है भैया, आप अभी उसे ना पढ़ें, अभी सिर्फ दिया गया है, अभी जब कहा जाएगा तो आप शुरुआत उसकी करेंगे, ठीक है। तो ये है सारी चीजें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्लासेस कैसी लग रही हैं। रोज यहाँ पर क्लासेस आपको मिल रही हैं। आपकी सुबह 11 बजे ये क्लासेस होती हैं। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, जो अभी भी इस लेक्चर को लास्ट में भी देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चे कमेंट पूछते हैं कि क्लासेस कहाँ मिलेंगी, कहाँ बुक्स मिलेंगी और कहाँ से ज्वाइन करें। जो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, आप अगर आपको पता हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बता दिया करें उन्हें, ठीक है। ये क्लासेस आपकी ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।